फ्रेंड, मैं प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए के बारे में देखा था। हमने जाना कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। डीएनए के बारे में हमने गहन अध्ययन किया हुआ है और आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। यह डीएनए जैसी संरचना रखता है जिसमें सिर्फ बेस का अंतर होता है। बेस हमने आपको ही बताया था, इसे न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में जो है देखते हैं तो 3 प्रकार का होता है। उसमें चीज़ से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। एक फास्फेट होता है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है और तीसरा क्या होता है, शुगर में कौन सा, पेंटोज शुगर। ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था, डीएनए की बात की, आपको रिवाइज करा दें तो उसमें ये बताया था मैंने कि जो डीएनए होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, यही बदल जाता है। थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। डियर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आरएनए होता है इसमें थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। और मैंने आपको बताया ही था कि जो एडेनिन होता है वो यूरेसिल से बनता है आरएनए में डबल बॉन्ड से, और जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन से बनता है ट्रिपल बॉन्ड से। यह कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। और आपने देखा था जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा था, जो क्रोमैटिन धागे ऐसे ऐसे किए करके पूरा एकदम बिखरे रहते हैं न्यूक्लियस में, वही जो है क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो न्यूक्लियस में हमने देखा था पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए क्या कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, एक ऐसा सेल है, इसमें ऐसे न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी होता है, और इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ होता है, गाढ़ा द्रव्य होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिसके बारे में मैंने एक एक करके आपको बताया हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं, तो आगे बात करते हैं। तो जो आरएनए होता है ये एक सूत्री होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, परंतु कुछ वायरसों में यह द्विसूत्री या डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे राइबो या फिर रिबो वायरस यम उंड ट्यूमर में पाया जाता है। डबल और सिंगल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो आप जानते हैं जो डीएनए होता है ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा ये है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन आरएनए की बात करते हैं तो ये सिंगल होता है, ऐसे ऐसे करके इसमें लगे हुए होते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया ही था आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में। और आरएनए के बारे में आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो एक बार हम आपको बता देते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया फिर से कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ऐसे करके कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या निर्माण करते हैं, स्टैंडर्ड जो है सिंगल स्टैंडर्ड का निर्माण करते हैं। यही दोनों जो है इसे सब जुड़ जाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, तो डीएनए बन जाएगा। आपको ये पता ही है, लेकिन इसमें आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। ओके, फिर आगे देखते हैं, इसके कार्य की बात करते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कुछ पादप वायरसों में यह आनुवांशिकी पदार्थ के वाहक का कार्य करता है। जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली क्या होता है, डीएनए वो आनुवांशिक पदार्थों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन इसमें कुछ वायरस में एक्सेप्शन है, जैसे कि टीएमबी या टोबैको मोज़ेक वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। टीएमबी जो होता है ये तंबाकू के पत्ती पे पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस की मैंने आपको बताया ही था। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि ये गंगा के पानी में पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो भी रहता है मतलब जो भी बैक्टीरिया रहता है वो फिर मतलब खा जाता है इसको, जिसकी वजह से गंगा का पानी स्वच्छ होता है। फिर आगे हम बात करते हैं आरएनए के बारे में देखते हैं। तो आरएनए के प्रकार के देखते हैं तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो एमआरएनए होता है, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे देखिए, ये है अपना सेल और इसमें है न्यूक्लियस,
और इसमें ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, इसमें साइटोप्लाज्म है। इसकी फंक्शन को हम देखते हैं आरएनए के अच्छे से। तो देखिए ये तीन टाइप का है, एक एमआरएनए है, एक टीआरएनए है और तीसरा आरआरएनए है। ये एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए को क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। ओके, तो ये एमआरएनए क्या करता है, देखिए जैसे कि हमारे बॉडी में जो होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है। 10 तो हमारी बॉडी में बनता है और 10 क्या होता है कि वो हम अपने भोजन के द्वारा लेते हैं। 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल, मतलब 10 हमारी बॉडी में बनता है और 10 हम जो है फूड से लेते हैं। तो जैसे देखिए अब जो हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो आपको पता ही है कि जो है जैसे एक सेल कई सेल मतलब मिल करके क्या बनाते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। वैसे कई अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कई अमीनो एसिड मिल करके जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार जो है 10 जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है, तो क्या होता है कि जैसे हम जो है हमने खाना खाया, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदला। और आपको पता है कि जैसे हमारी बॉडी को जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो आरएनए बनाएगा। तो ये आरएनए क्या करता है, जैसे क्या हुआ कि जब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो एमिनो एसिड में हुआ, फिर वहाँ से क्या हुआ, जैसे सेल में आएगा, क्योंकि आपकी जैसे आँत से जब पच के फिर जो है उसका पाचन होगा, फिर वो सेल में प्रत्येक सेल में जाता है। तो सेल में जब पहुँचेगा तो जैसे प्रोटीन आया, यहाँ से प्रोटीन नहीं एमिनो एसिड आया यहाँ पे। अब क्या है कि यहाँ पे जो है ये आरएनए बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि कब आए और हम कब इसको ले लें। ठीक, ये आरएनए बैठ के इंतज़ार करेगा और बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगे, तो ये क्या करेगा, देखेगा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो जल्दी ले लेगा, खूब जल्दी ले लेगा किसको, अमीनो एसिड को ले लेगा। इसके बाद फिर क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र आरएनए को दे देगा, किसको देगा, टीआरएनए को देगा। इसके बाद कहेगा तुम एक काम करो, जल्दी से राइबोसोमल आरएनए को दे के आओ। तो ये क्या करेगा, टीआरएनए इस अमीनो एसिड को ले जा करके आरआरएनए को दे देगा, किसको दे देगा, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए को दे देगा। टीआरएनए को इसीलिए क्या कहते हैं, इसे हम जैसे क्या कहते हैं, डाकिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डाकिया का काम करता है। ये आरएनए इसको दिया और ये जल्दी ले जाके पहुंचा दिया आरआरएनए को। ओके, फिर आइए हम देखते हैं एमआरएनए की बात करते हैं। तो एमआरएनए का जो होता है ये जैकब तथा मोनार्ड ने इसका खोज किया था और कोशिका में अमीनो अम्ल के चुनने का कार्य करता है। मैंने आपको बताया ही कि क्या करता है, कोशिका में अमीनो अम्ल के चुनने का काम करता है। मतलब जो अमीनो अम्ल की जिसकी ज़रूरत है वो क्या करेगा, ये एमआरएनए जल्दी से उसको पकड़ करके टीआरएनए को देगा। इसके बाद कहेगा जल्दी से तुम पहुंचा के आओ किसके पास, आरआरएनए के पास। और आपको पता ही आरआरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या हुआ होता है, राइबोसोम लगा हुआ होता है, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, आरआरएनए जो राइबोसोमल आरआरएनए होता है, ये इसी राइबोसोम की जो है हेल्प से किसका निर्माण कर लेगा, प्रोटीन का। जिस प्रोटीन की ज़रूरत होगी वो इस प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, आरएनए की प्रोसेस होती है, ऐसे ही काम करता है। फिर देखते हैं तो आरएनए को मैंने बताया कि 3 टाइप के होते हैं, एक एमआरएनए होता है, टीआरएनए, आरआरएनए होता है। तो जो एमआरएनए होता है ये आरएनए का 5 से 10% भाग होता है, लेकिन टीआरएनए की बात करते हैं तो ये 15 से 20 या 25% भाग बनाता है, और आरआरएनए की बात करते हैं तो ये 75% भाग बनाता है। इसको हम आगे चल के देखते हैं अच्छे से डिटेल में बात। फिर हम ट्रांसफ़र आरआरएनए की बात करते हैं या टीआरएनए की बात करते हैं। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया कि ये एमआरएनए के चुने हुए अमीनो अम्ल को स्थानांतरित करके आरआरएनए तक ले जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं या कुल आरएनए के 15 से 25% भाग बनाते हैं।
फिर आगे हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए टीआरएनए के द्वारा लाए हुए अमीनो अम्लों को राइबोसोम के साथ मिल करके प्रोटीन संश्लेषण करते हैं या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो यह आरएनए होते हैं ये राइबोसोम जो है आरएनए का लगभग 75% भाग होता है। फिर हम आगे देखते हैं तो एक प्रोसेस आपको पता ही है, जैसे देखिए डीएनए जो होता है ये एक डीएनए का भी निर्माण कर सकता है, डीएनए टू डीएनए भी बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। फिर जो डीएनए होता है ये एमआरएनए का भी निर्माण करता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए जब जो है डीएनए का निर्माण कर लेगा, डीएनए में परिवर्तित हो जाएगा, क्या होता है ना कि जैसे आरएनए है, आरएनए को आपको पता ही है कि ऐसे ही क्या होता है कि आरएनए का आपको पता ही है कि सेम होता है, बस क्या होता है उसका जो न्यूक्लियोटाइड में जो यूरेसिल होता है वो थायमिन की जगह रिप्लेस हो जाता है, बस यही होता है कंडीशन। तो इसमें एमआरएनए में जो है डीएनए में भी चेंज होता है जिसे क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर जो एमआरएनए होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, आपको पता ही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो अगर डीएनए टू डीएनए का निर्माण होगा तो वो डुप्लीकेशन होगा। जैसे आपको पता ही है, कहते हैं डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है ना, तो डुप्लीकेट मतलब वही डुप्लीकेशन हुआ, मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण होना डुप्लीकेशन कहलाता है। फिर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करता तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है ना, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कर रहा है। तो हो गया डीएनए से क्या हुआ, ये हो गया, इस प्रोसेस क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और अगर एमआरएनए डीएनए में परिवर्तित होता है, डीएनए का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और अगर एमआरएनए से फिर एमआरएनए का निर्माण हुआ तो उसे क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन कहते हैं। और एमआरएनए से अगर प्रोटीन का निर्माण हुआ तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इस विधि में डीएनए की एक श्रृंखला से आरएनए की एक श्रृंखला आकर जुड़ जाती है और न्यूक्लियोटाइड में थायमीन की जगह यूरेसिल आकर जुड़ जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखते हैं तो इसकी खोज सर्वप्रथम ट्यूमर वायरस में की गई थी जिसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण हुआ, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात ये कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अभी थोड़ा सा बचा है इसमें, जैसे हम जीन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी। फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस के बारे में हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बात करते हैं आपसे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।